हम अभी भी दूसरी सर्ज के बीच में हैं. We are still witnessing the second surge. Second surge is not over. So this is one theme that we must keep in mind, and our public health response to COVID must be guided by the fact that although the cases are declining, but the second surge in the country is not over. जब हम कहते हैं कि देश में केस डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये 3 नक्शे हैं जो दिखाते हैं कि 30 जून के सप्ताह में देश में 108 जिले ऐसे थे जो प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केसेस दर्ज करते थे. 31 जुलाई में ये घटकर 108 से घटकर 58 जिले रह गए जो प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केस रिपोर्ट करते हैं. और अब 9 सितंबर को देश में केवल 38 जिले ऐसे हैं जो 100 से ज़्यादा केस प्रतिदिन रिपोर्ट कर रहे हैं. तो जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है कोविड-19 के हॉटस्पॉट्स का, यानी ऐसी जगहों का जहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन केस रिपोर्ट होते हैं, उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है. अगर हम डेली एक्टिव केसेस देखें तो ये नंबर 4 लाख से 3,50,000 के बीच में अभी चल रहा है. आज की तारीख में ये 3,93,000 केसेस हैं. ये एक समय में घटकर कुछ दिन पहले 3,53,000 हो गए थे, फिर बढ़े और उसके बाद फिर घट रहे हैं. क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट जो है वो 97% से अधिक है, यानी कुल 97% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से ठीक हो गए हैं, रिकवर कर गए हैं. देश में एक ही राज्य ऐसा है जहां 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं. केरल में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2,40,000 से कुछ अधिक है, यानी देश के कुल एक्टिव केसेस का 61% एक राज्य में है. महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, 51,400 के लगभग, जो कि देश के कुल एक्टिव केसेस का 13% है. 3 राज्य ऐसे हैं जहां की 10,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं. ये हैं कर्नाटका 17,000 एक्टिव केसेस, तमिलनाडु 16,000 और आंध्र प्रदेश 14,000 एक्टिव केसेस. वीकली पॉजिटिविटी जो है इसमें लगातार गिरावट जारी है और 10वां ये कॉन्जिक्यूटिव सप्ताह है जबकि वीकली पॉजिटिविटी 3% से नीचे देश में रही है. द वीकली पॉजिटिविटी हैज़ बीन लेस देन 3% नाउ फॉर द 10th consecutive week across the country. And this is when the average testing per day still is 17 lakhs to 20 lakhs. So that is the range. So while the tests are not coming down, the weekly positivity seems to have declined and then stabilized at below 3%. ये वो जिले हैं जहाँ की अधिक पॉजिटिविटी है. 35 जिले ऐसे हैं जहां 10% से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं. इसमें कुछ जिले, इनफैक्ट 2 जिले हैं जो हिमाचल में हैं, अधिकांश जिले केरल के हैं और कुछ जिले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हैं. 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक है और 10% से कम है. तो कुल ये फैलाव है कोविड-19 का और ये ही वो ज़िले हैं जो कि चिंता या कंसर्न के ज़िले हैं. और ये जानकारी हम राज्यों से शेयर करते हैं, संघ शासित क्षेत्रों से शेयर करते हैं और उनसे विमर्श करते हैं कि उन्हें किस प्रकार के कार्रवाई इन ज़िलों में करनी चाहिए ताकि डिज़ीज़ के फैलाव को रोका जा सके और वैक्सीनेशन को तेज़ गति से बढ़ाया जा सके. ये वैक्सीनेशन की स्थिति है.
आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आज सुबह के आंकड़े हैं, 54 करोड़ से ज़्यादा पहली डोजेज़ दी जा चुकी हैं, 17 करोड़ के लगभग दूसरी डोज दी जा चुकी हैं, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय पूरे देश में 72 करोड़ डोजेज़ हैव बीन एडमिनिस्टर्ड. So that is another landmark that we have crossed today. We have administered 72 crore doses across the country. This includes both the first and the second dose. If we look at the coverage of main important categories, healthcare workers के 99% को पहला टीका लग चुका है और 84% को दोनों टीके लग चुके हैं. फ्रंट लाइन वर्कर्स में 100% को पहला टीका लग चुका है और 80% को दूसरा टीका लग चुका है. और अगर 18 बरस से ऊपर की जो जनसंख्या है हमारे देश की उसको देखें तो उसमें 58% लोगों को हमने एक शॉट से कवर किया है और 18% लोगों को दोनों शॉट्स या दोनों टीके लग चुके हैं. ये वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ की पहली डोज का कवरेज 85% से अधिक है पूरी बालिग जनसंख्या का. These are the states and UTs where the 18+ population, 85% of that population group has been covered with the first dose. While Sikkim, Dadra and Nagar Haveli and Himachal have covered 100% of their population with first dose, we have Tripura, Ladakh, Daman and Diu, Lakshadweep, Uttarakhand and Mizoram who have covered more than 85% of their population with the first dose. We have also shown you in this slide the second dose coverage in these states. अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि न केवल टीकाकरण की रफ्तार देश में बढ़ रही है बल्कि जो कवरेज है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. आप देखेंगे कि मई के महीने में हम लगभग 20 लाख टीके प्रतिदिन औसतन लगाते थे. आज हम सितंबर में 78 लाख टीके औसतन प्रतिदिन लगा रहे हैं. द एवरेज per day dose administered has increased from 20 lakhs in May 2021 to 78 lakhs in September 2021, only the first 7 days of September, and this number is expected to climb even higher. If we look at absolute number of doses administered, मई के पूरे महीने में हमने देश में लगभग 6 करोड़ डोजेज़ एडमिनिस्टर की थी. ये स्लाइड के सबसे नीचे में हमने दिखाया है, और उससे ज़्यादा डोज हम सितंबर महीने के पहले 7 दिनों में एडमिनिस्टर कर चुके हैं. जितने टीके हमने 30 दिन में मई में लगाए उससे ज़्यादा टीके हमने 7 दिन में सितंबर में लगा दिए हैं, और ये रफ्तार अनवरत जारी है. पिछले 24 घंटे में 86 लाख डोजेज़ या टीके लगाए गए. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले दिन त्योहारों के दिन हैं. उससे पहले हमें टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाना होगा. जो भी हमारी वल्नरेबल जनसंख्या है उसको हम वैक्सीनेट कर पाएँ, ये प्रयास होना चाहिए राज्यों का और भारत सरकार का एक साथ मिलकर. इस पर हमारे कदम जारी हैं, और साथ ही साथ जो कोविड के अनुरूप बिहेवियर है उसका पालन भी आगे चलते हुए हम करते रहें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. बहुत बहुत धन्यवाद. ये कोविड-19 वैक्सीन ट्रैकर के बारे में है जो कि DGICMR और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे. ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंटरवेंशन है जो कि ये दिखाता है आंकड़ों के साथ, एविडेंस के साथ, कि जब हम टीकाकरण करते हैं और उसके बाद जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते हैं उनकी मॉनिटरिंग की साइंटिफिक व्यवस्था क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं. डॉक्टर बलराम भार्गव. Thank you, sir. Before I go to the vaccine tracker, just say a few general points, and I will reiterate that we know that the second wave is still on. We have 35 districts in the country
which are more than 10% positive, and 30 districts are between 5 and 10% test positivity rate, weekly average positive. And so these are districts where we need to observe district level restrictions very clearly, and they should remain in restrictions till their positivity rate comes below 5%. Second point is that mass gatherings have to be discouraged, and low-key observations of festivals this year will provide us opportunity to celebrate in a bigger way next year. Tomorrow is Ganesh Chaturthi, then we have the Shahra, then we have Deepavali and Christmas. We have several festivals coming in the next few months. So if we will celebrate them in low key, they will be very useful, and we can avoid the pandemic further. The second point is responsible travel rather than revenge travel. So travel to tourist destinations linked to festive seasons to be curtailed by individuals and families very clearly. This will have an impact on the long term. And use of masks before and after vaccination have to be continued as we speak. That is very important. So now as the Health Secretary has said, that we have tried to develop a India COVID-19 vaccine tracker. This has been called having the data synergies between CoWIN, COVID-19 India portal of Ministry of Health and Family Welfare, and COVID-19 testing portal also of Ministry of Family, ICMR, Department of Health Research and Ministry of Health and Family Welfare. These data have been synergized based on the ICMR identification number and on the basis of mobile numbers, and we have been able to get a vaccine tracker which is going to be online very soon in the Ministry of Health website. But before that, I will show you 2 or 3 key slides about the protective effect of vaccines against death. Preventing mortality, vaccine effectiveness, 1 dose is 96.6%. And this is data which is from April 18th, 2021 till August 15th, 2021. And vaccine effectiveness in preventing mortality, 2 dose is 97.5%. And we can see the peak around May 9th, which is clear, and all those dots will give us data on a week-by-week basis, and that will be available real time. This vaccine protective effect against death is there in all age groups, whether it be age above 60 and above 45 to 59, and 18 to 44 years, and this has been demonstrated clearly in all the 3 age groups when we have combined the 3 databases. This is the last slide, which is showing how we have this vaccine coverage. The green line this is only up till August 15th. It has gone up much higher. So this is showing how the green line, which is both the doses, and the blue line under the blue line is showing the single doses. If we click on this icon, we can see this. Can you click on it, please? Yeah. If it opens up, that's fine. So you can come to the tracker. So this tracker will be, I'll just give you a glimpse of how it will appear on the Is it appearing? No. स्विच कर दीजिए यदि इनपुट नो सिग्नल हाँ इट्स ऑन द कंप्यूटर इज इट कमिंग ऑन दैट आप स्क्रीन को दिखा सकते हैं जो कंप्यूटर का स्क्रीन है प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो अच्छा है
You can go to the last slide Yeah. and click on that bottom link. Yes. Yeah. Yeah. So this is how it will appear on. आप किसी भी एक point पे लगा दीजिए on the website. एक dot पे लगा दीजिए. हाँ. So this will give you week by week what is the first dose death, what is the second dose death. Go to the next point. Say May 28th, number of deaths, first dose. So this has been prepared and this will be on the ministry website very soon. Next, नीचे ले जाइए. और नीचे वाले में चले जाए. नेक्स्ट ग्राफ में. हाँ, इसमें भी पॉइंट पे आप किसी भी पॉइंट पे ले जाइए. So every age group 60 and above, number of deaths after first dose, percent after second dose, and non-vaccinated कितने थे percent at that point. So this is clearly giving us that if they are non-vaccinated, which is the red line, that is very high death. If it is a first dose, which is a blue line, and the second dose, which is a green line, the effect is so much that the death rate is nearly zero or nearly 1 or 2%. Thank you. नीचे भी दिखा सकते हैं आप डोजेस लास्ट वाले ग्राफ में. हाँ, इसमें भी किसी पॉइंट पे भी दिखाई इस हफ्ते कितने वैक्सीनेशन हुए, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज. सो दिस इज आल्सो गिविंग यू week by week total vaccine coverage, first dose and second dose. Thank you. So this will be available on the Ministry of Health website in a few days time, and this has taken a lot of effort for combining all these three databases to give us this week by week vaccine coverage, vaccine effectiveness, first dose, second dose, and deaths. Thank you. Scott. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर भार्गव ने जो डेटा दिखाया है उसी को आगे बढ़ाते हैं कि हमारी लर्निंग अभी तक जो हुई है वैक्सीन की एफिकेसी से, उसको हम अब कैसे लेवरेज करके इस काम को और पूरा करें. इट इज़ क्लियर दैट व्हेन यू गिव 2 doses there is a near total protection of serious disease and death. We have shown you this data earlier. हमने इसको एम्फेसाइज किया है और हमेशा दूसरी डोज भी पूरी हो, पूरा टीकाकरण हो, इसको हमने एम्फेसाइज किया है. आज हमने ये भी देखा क्लियरली और बड़े डायनेमिक डेटा के साथ में, और इससे पहले बाकी जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं वहाँ से भी निकल के ये आता है कि हमारे जो वैक्सीन नेशनल कार्यक्रम में हैं, प्रोग्राम में हैं, वो वैक्सीन एक डोज के बाद भी सीरियस डिजीज़ और डेथ इन पर्टिकुलर 90% से ऊपर आसानी से 52, 53, 96, 95% तक आपको डिफरेंट तरीके से देखें. और इसमें तो क्यूमुलेटिव डेटा दिखाई दे रहा है कि 95-96% तक सेव करते हैं डेथ को. इसलिए क्लियर हो जाता है कि हमारे टूल्स में जिससे हम पेंडेमिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको बार बार हमने यहाँ हाईलाइट किया है, उसमें जो वैक्सीन टूल है वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण शील्ड है और आगे ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, डेथ्स बचाएगा, डेथ्स को कम करेगा, लाइव्स को बचाएगा. गोइंग फॉरवर्ड यू कैन सी हाउ दिस विल चेंज दिस सिनेरियो वेरी ड्रामेटिकली. इट हैज़ ऑलरेडी चेंज द सिनेरियो ट्रूली स्पीकिंग. आज हमने दिखाया कि 18 एडल्ट पॉपुलेशन में, 18+ पॉपुलेशन में सिंगल डोज 58% पॉपुलेशन को मिल गई है. 58% और बोथ डोजेज टू 18% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन टुडे, 58%. तो अब बहुत विनती से हम कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति छूट रहे हैं अभी तक, जिन्होंने अपना वैक्सीन नहीं लगाया, वैक्सीन उपलब्ध है, बहुत मात्रा में उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है. और हमने इतने प्रदेश आज देखे हैं जहाँ पे तो 85% से भी ज़्यादा कवरेज हो गया है. तो ये रिक्वेस्ट है हम सब की तरफ से कि प्लीज़ अपना टीकाकरण शुरू करिए. पहली डोज लगेगी तो फिर दूसरी लगेगी. तो क्या ये टीकाकरण की जो पहली डोज है, जो छूट गए, जो रह गए हैं, कोई भी वयस्क हमारे देश का, पुरुष, स्त्री, प्रेग्नेंट वुमन,
everybody should come forward and take the first dose. इस 58% को हमने 100% करना है और तेज़ी से करना है। जैसे मैंने कहा कि पूरा टीकाकरण तभी होगा जब पहली डोज मिलेगी, तभी तो दूसरी का ड्यू होगा। तो जो छूट गए हैं, आज हम अपील करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपनी डोज लें, शुरुआत हो उनका टीकाकरण का, और फिर समयबद्ध तरीके से दूसरी डोज लें। और इसको करने से ये लगभग एश्योर हो जाता है कि कोविड की वजह से डेथ जो है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी उस व्यक्ति में। तो एक ये मुद्दा क्लियर हो रहा है। 72 करोड़ डोजेस लग चुकी हैं, स्पीड बढ़ी है, लेकिन जो रह गए हैं, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। और हम सब की जिम्मेवारी है जो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, उनको हम अपने उस तरीके से जोड़ें और ये संभव कर सकें कि जल्दी से जल्दी एक डोज कम से कम जो है वो जल्दी से जल्दी सबको मिल सके। दूसरी बात कही गई कि सेकंड सर्ज इज स्टिल कंटिन्यूइंग। आप देख रहे हैं कि ये टेपरिंग लंबी है, उसी लगभग उसी पॉइंट पे स्टेबल है। और आने वाले दिनों में जो हम कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, फेस्टिवल्स होंगे, मास गैदरिंग होगी, व्यक्ति इकट्ठे होंगे बाज़ारों में, मंडपों में और पंडालों में, उससे हमें बच के रहना है। फिर याद दिलाना चाहेंगे, एक जिम्मेवारी है अपने लिए भी, समाज के लिए भी। तो भीड़ नहीं करनी है। वायरस को ये पार्टियां, ये भीड़ बहुत पसंद है और वो इसका मौका उठाएगा। और ये हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है और जो भी कुछ हो, अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ससेप्टेबल है और हमें इस पीरियड से बच के वैक्सीन लेके अपने आप को ढाल बना के सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी पैदा करते हुए ये टाइम निकालना है। और इसके लिए इन फेस्टिवल्स को परिवार में ही मनाएं तो सबसे अच्छा ही बात है, उसी में सीमित करें। बहुत मौके आएंगे फेस्टिवल्स को मनाने के। ये एक वार्निंग भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट भी कह लीजिए जो हम सब की तरफ से है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पहली वेव में था, दूसरी वेव में था। इसकी ज़रूरत किसी भी तरह से अभी कम नहीं हुई है। और वैक्सीन पूरे लग भी जाएंगे तब भी ये, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, ये लाजमी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। लास्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो मच्छरों की वजह से बीमारियां हैं वो अब उभर के आ रही हैं। डेंगू की आउटब्रेक के बारे में आप जान रहे हैं। इसी प्रकार मलेरिया का सीज़न भी आना शुरू होता है बरसातों के बाद। इसलिए आज अपील करना चाहेंगे कि अपनी तैयारी इस तरह से भी करिए कि जो मच्छर से होने वाले, खासकर डेंगू और मलेरिया की जो बीमारी है, बुखार हैं, उनसे हम बचें। आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें, इसकी देखभाल अभी से करें। मच्छर पनपे नहीं, ये हम आसपास देखें, पहली बात। दूसरी बात है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मच्छरदानी की बात करें, मॉस्किटो रिपेलेंट की बात करें, पूरे अपने आप को कवर करें। ये एफर्ट भी हमें लेने चाहिए। और तीसरी बात है कि कोई भी बुखार हो, जब बुखार हो तो देर नहीं करनी चाहिए। बुखार कोविड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, हमें सीरियस लेना चाहिए। ये बीमारियां भी एक सीरियस रूप धारण करती हैं और कोविड पे तो नज़र है ही और रहनी भी चाहिए। अभी ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन डेंगू से भी जान जाती है और डेंगू का तो अभी हमारे पास वैक्सीन भी नहीं है। तो बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। डेंगू की सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा होती हैं और किसको ये जानलेवा रूप ले जाए ये भी कहना मुश्किल होता है। और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी डेंगू में जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, शॉक सिंड्रोम होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इवन आफ्टर इंटेंसिव केयर। और इसी प्रकार मलेरिया के भी इल इफ़ेक्ट्स हैं। तो रिक्वेस्ट है कि इसकी भी बात फैले और प्रिवेंशन, सजगता, अवेयरनेस, इन बीमारियों से बचने की भी साथ साथ चले। इन बीमारियों की लड़ाई भी हमें, कोविड की लड़ाई साथ साथ हमें लड़नी है, अपने आप को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now we can take few questions. Number 16.
सर, कई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने और एसोसिएशन ने लिखा भी है आप लोगों को कि जिन लोगों को संक्रमण हो चुका है, क्या उन लोगों को वैक्सीन देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें नेचुरल एंटीबॉडी है तो उसको पीरियड को डिले किया जा सकता है। क्या इसके बारे में आप लोग विचार कर रहे हैं? और दूसरा ये कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये वायरल फैला था, तो क्या इसी तरह से पिछले सालों में भी हुआ, या यहाँ कहाँ चूक हो गई, आप डायग्नोस नहीं कर पाए टाइम से? सर, जो उत्तर प्रदेश में फैला था, So first regarding जिनको कोविड हो चुका है उनको वैक्सीन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, पहला सवाल आपका ये था। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से ये समझ के रखिए, हम लोगों ने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोविड होने के 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोगों ने साइंटिफिकली भी स्टडी कर लिया, पब्लिश भी कर दिया, दोनों वैक्सीन्स के लिए पब्लिश कर दिया कि एक कोविड बुखार और फिर कोवैक्सीन और या कोविशील्ड तो एक डोज के बराबर है। तो यदि आपको कोविड हो चुका है और फिर आपने फर्स्ट डोज ले लिए तो 2 डोज के बराबर आता है, एंटीबॉडी टाइटर से आता है। मगर फिर भी हम लोग ये कहेंगे कि अपना कोर्स पूरा करें, दूसरी डोज भी ज़रूर लें। इज़ दैट वेरी क्लियर? हाँ, यूपी में जो हुआ है अभी, फिरोज़ाबाद में और मथुरा में और आगरा में भी देखा गया है, उसको क्लियरली ये पता चला गया है कि ये डेंगू फीवर है और D2, जिसे डेंगू वेरिएंट सीरोलॉजी में D2 है, जिसमें हेमरेजिक भी होता है, जिसकी वजह से बहुत जानलेवा टाइप का होता है, डॉक्टर साहब ने बताया भी, जिसमें फ्लूइड्स का और प्लेटलेट्स का, कई में प्लेटलेट्स ड्रॉप भी करती हैं। तो वही पाया गया है कि ये D2 डेंगू था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी। तो इसमें जैसे बताया है कि मच्छरों को पनपने ना दें, पानी को इकट्ठा कहीं पे रहने ना दें जिससे मच्छर उसमें पनपे या उनके लार्वा ग्रो करें, तो वो सब एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। और ये मानसून सीज़न में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग को केयरफुल रहना ज़रूरी है। Number 10. Could you please give a status or a timeline for some of the vaccines that have got emergency use authorization? So Moderna, Johnson & Johnson single-dose vaccine, and Zydus, and Sputnik, of course. As you are aware, जो इनका emergency use authorization का status is well known for both Moderna and Johnson & Johnson. That option is open. With regard to their import or deployment from the production of Johnson & Johnson within the country, local production, but being made available to the country, we have been informing you that there are issues around which we still have to find a common ground with respective manufacturers, and we are working in that direction. Number 50. Again, 50. Has integrated these 3 very important databases. So I have, two related questions from there. What is the rate of reinfection among vaccinated, unvaccinated, whatever? And what is the rate of breakthrough infections after full vaccination? Yeah, that is data which we are looking at, but you have to remember that these vaccines are disease-modifying vaccines. They are not disease-preventing vaccines. So breakthrough infections will occur even after vaccination, and that is why we all the time keep on recommending that continue to use the mask and continue the COVID-appropriate behavior. Those numbers are being analyzed. At the moment, the most important thing was death, which is probably the most important thing for everyone, which has been clearly shown. Those Infection numbers rate- also, I'm sorry, those numbers also we'll share with you as we have shared the death data. But rest assured that building on the logic that DGICMR has just shared with you, the breakthrough infections after the first dose or after both doses do not result in mortality and result in extremely low
almost insignificant percentage of hospitalization. So that is the message that comes out from the vaccine tracker. The granular details we'll keep on sharing with you as we keep on developing this, and it will be available on the website of the ministry. Sir. 116. सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कि सर ने बताया कि ऑन एवरेज 78 लाख वैक्सीन अब लग रहे हैं, और हमने देखा 10 दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा भी वैक्सीन लगा है। और लेकिन जो आज वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, जहाँ बड़ी जनसंख्या है, वहाँ पे फर्स्ट डोज अभी भी 50% से ज़्यादा नहीं लगे हैं। तो ये कितना चिंताजनक स्थिति है, और जो लक्ष्य है पूरे देश को इस साल आखिर तक वैक्सीनेट करने का, क्या ये अगर रफ्तार आती है तो क्या हम हासिल कर पाएंगे क्या वो? देखिए, हमेशा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने चाहिए और हमेशा आशावादी होना चाहिए। इस रफ्तार में कोई समस्या नहीं है, और मैंने आपको ये बताया कि ये रफ्तार 3 महीने में किस तेज़ी से बढ़ी है, और ये आपने और हमने मिल के किया है। ये रफ्तार कोई तीसरे लोग आकर नहीं बढ़ा रहे हैं, इस देश के निवासी बढ़ा रहे हैं। इस देश के निवासियों में ये जागरूकता कि हमें टीका लगाना चाहिए, वो इस रफ्तार को बढ़ा रही है। इस देश के वैक्सीन निर्माता जिन्होंने कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना बढ़ाया, वो इस रफ्तार को बढ़ा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए, हमें अपने देश की उपलब्धि का गुणगान करना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि इससे अब हम आगे ऊंचे स्तर पर कैसे पहुँचें। निराशावादी होना बहुत आसान है, लेकिन चुनौती का मुकाबला करना, चुनौती से जीतना, वो तभी संभव होगा जब सब लोग मिलके काम करें और आशावादी हों। और इसी रवैये ने, इस एटीट्यूड ने हमें ये प्रगति अब तक दिखाई है, और भविष्य में भी हम इसी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। Last question, 29 पीछे। सर, बच्चों की जो वैक्सीन है, पहले कहा जा रहा था कि सितंबर के पहले सप्ताह से लगने लगेगी, उसको लेकर क्या स्थिति है, कब से शुरू हो जाएगी? और दूसरा, कई राज्यों में तो अब तो छोटे बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो उन राज्यों के स्कूलों को क्या एडवाइस है? क्या अब सेफ है स्कूल खोलना, या जब वैक्सीनेशन हो जाए तभी खोलें? थैंक यू। 2 हिस्सों में देख लेते हैं आपका जो सवाल है। पहली बात है कि बच्चों को वैक्सीन लगे, किनको लगे, ये इट्स एन इवॉल्विंग साइंटिफिक एंड पब्लिक हेल्थ डिस्कोर्स। Only a few nations, or let's say limited number of nations, have introduced vaccination for children. As I said earlier also, there is no WHO recommendation that we should move in that direction for the reasons which we have explained here in terms of low mortality, etc., and high incidence of asymptomatic infections, etc. But the fact remains that we as a nation and as government are working actively in the direction of scientific validation of our vaccines for potential use in children. तो उसको, जैसे आपको मालूम है, Zydus वैक्सीन ऑलरेडी लाइसेंस फॉर चिल्ड्रन, हमें मालूम है कि इतना स्टॉक पाइल है, उसको अगर हम बच्चों पे दें तो किस तरह से दें, कब दें, कैसे दें, उसकी चर्चा हमारी साइंटिफिक बॉडीज़ कर रही हैं। कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों में बहुत क्लोज पहुंच गया है कंप्लीशन के। वंस वी हैव रिजल्ट्स, दैट वैक्सीन वुड बी पोटेंशियली अवेलेबल। अगर देना हो तो हमारे पास एक और चॉइस होगी। इसी प्रकार बायोई का वैक्सीन को भी परमिशन मिली है कि वो ट्रायल पूरा करें। नोवावैक्स, कोवैक्स को भी मिल गया। पहली बात तो ये अप्रिशिएट करनी चाहिए कि देश की धरती पर ये एक साइंटिफिक जर्नी सिस्टमैटिक तरीके से इस ग्रुप को वैलिडेशन के लिए, वैक्सीन्स की वैलिडेशन के लिए आगे अग्रसर हो रही है। दूसरी बात यह है कि फैसले का इंतज़ार करते हैं कि एक वैक्सीन अब अवेलेबल हुआ है बच्चों में पोटेंशियल यूज़ के लिए, डिक्लेयर हुआ है, उसके ऊपर हमारी एंटैगी हमें क्या फ़ैसला देती है। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी वुड वेट फॉर। जो इशू आता है वैक्सीन से और स्कूल खोलने से, उसको हमें ये लेके चलना है कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगे,
ये क्राइटेरिया कोई भी दुनिया में नहीं मानते, क्योंकि स्कूल तब भी खुल रहे थे जब वैक्सीन का नामो निशान नहीं था. So that is not a criteria. No scientific body, no epidemiology, no evidence suggests that that is to be a condition. However, टीचर्स को वैक्सीन लगे, स्टाफ को वैक्सीन लगे, ये एक बहुत ही डिज़ायरेबल बात है और उस डायरेक्शन में बहुत ही कवरेज करने की कोशिश की गई है हमारे देश में कि टीचर्स को और स्टाफ को कवर किया जाए और हमें लगता है कि लगभग बहुत हद तक वो कवर हो गए हैं, जिस तरह से अभी रिसेंट पास में उस पर एम्फेसाइज किया गया है. इसके अलावा पेरेंट्स का टीका लगे ताकि बच्चे बाहर से लेके इन्फेक्शन आए तो कम से कम पेरेंट्स को वैक्सीन लगा हुआ होगा तो उनकी वो बचत रह जाएगी, वो उनको इन्फेक्शन नहीं होगी. तो वैक्सीन में बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं, कोई कंडीशन नहीं, टीचर्स को होना चाहिए, हाईली डिज़ायरेबल एंड दिस इज़ विद इन आवर ग्रास्प. पेरेंट्स को लगना चाहिए, दैट इज़ विद इन आवर ग्रास्प. लेकिन स्कूल खोलने के लिए लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रक्रिया है ये सिर्फ एक हिस्सा है. ओवरऑल सिचुएशन एपिडेमियोलॉजी की सेफ होनी चाहिए कि संक्रमण रुका हुआ है, पेरेंट्स का साथ होना चाहिए एंड अबव ऑल स्कूल जब खुलेंगे उसके जो SOPs हैं कि बिठाना कैसे है, स्कूल का कमरा वेंटिलेटेड हो, खुले में क्लासेस हों, स्टैगर्ड क्लासेस हों, उनकी चेकिंग हो, मास्क पहना जाए, वो जो SOPs हैं दे आर ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस. और उसको साथ लेके स्कूल खोलने की प्रक्रिया साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो संभव है और उसी तरह की अप्रोच हमें लगता है कि सब स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने तरीके से ले रहे हैं. धन्यवाद. Last question, 175. हेलो, महर फ्रॉम NDTV. कुछ हफ्तों पहले आपने कहा था कि ऑक्सीजन प्रिपेयरनेस के लिए डेटा आप शेयर करेंगे स्टेट लेवल की, कितना हो गया है, हाउ मच स्टोरेज, हाउ मच प्रोडक्शन इज़ देयर नाउ. हाँ बिल्कुल करेंगे, एकदम करेंगे. वो पिछले वाले में आप आई नहीं थी, आपने सवाल भी नहीं पूछा था, हम तो जानकारी लेकर आए थे. आज हमें मालूम नहीं था कि आप आकर ये सवाल पूछेंगी. बट वी विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू. We have shared this data in Parliament, so it's already in the public domain. What we can share with you is that since the end of the Parliament session, till date, what has been the improvement in different parameters. For example, how has the number of concentrators increased, how has the number of oxygen cylinders increased, how has the number of liquid medical and cryogenic tanks increased, ventilators, how has that number increased? So that we will share with you, definitely. Thank you.